अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अर्थक्वेक कॉज ऑफ अर्थक्वेक, रिंग ऑफ फायर, सेस्मिक जोन, सेस्मिक वेव। तो ये जी देखते हैं वीडियो, खान सर की वीडियो है। तो भूकंप जो आया है तुर्की में, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने वाली थी और खान सर की वीडियो है जो अच्छे से समझाएंगे कि ये भूकंप जो है वो कैसे आता है और कैसे जो है वो ज़्यादा मिकदार में कहाँ पर आता है और कहाँ पे कम आता है, और सारा डिटेल में बताएंगे। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भूकंप कब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और हम लोग किस भूकंपीय जोन में आते हैं, और भूकंपीय जोन अगर हम ज़्यादा खतरनाक जोन में आते हैं तो हमें अपने घर बनवाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से भूकंप का पूर्वानुमान लगाकर भूकंप से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। देखिए, जो भूकंप शुरुआत होती है वो ज़मीन के अंदर से होती है। भूकंप की शुरुआत ज़मीन के अंदर जिस स्थान से होती है उसे हम मूल मतलब होता है फोकस, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम भूकंप मूल या फोकस करते हैं। ये जमीन के अंदर होता है और सबसे पहले भूकंप जो जमीन पर जहां टकराता है उसे हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। तो ये अधिकेंद्र सरफेस पर पाया जाता है जबकि फोकस जमीन के अंदर रहता है। अब जैसे यहां देखिए, यहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। ये भूकंप क्यों उत्पन्न होता है ये आगे समझाएंगे। तो ये हो गया इसका फोकस, और ये ऊपर जमीन है, यहाँ छोटिया खड़ी है, ये छोटुआ खड़ा है, ये सब मिलने आया था सब, तब तक भूकंप आ गया और दोनों के बीच में जाके टकराया भूकंप। तो ये जगह हो गया ईपी सेंटर अधिकेंद्र। यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसके जैसे जैसे इस एरिया से दूर जाते जाएंगे नुकसान थोड़ा सा घटते जाएगा। अब नेपाल में आया था जो भूकंप, उसका ईपी सेंटर नेपाल में था और यूपी बिहार उससे सटे थे, सर इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का ऊपर एरिया, उसको भी हिला दिया, लेकिन नेपाल को तो तबाह ही कर दिया। तो कहेगा सबसे ज्यादा क्षति कहाँ होती है, तो ठीक ईपी सेंटर के पास। ईपी सेंटर से सर्किल में दूर जाते जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता घट जाती है। अब जो भूकंप इतना हिला क्यों देता है, तो भूकंप की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ये प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होती है यही पृथ्वी को हिला देती है और ये तरंग के रूप में निकलती है, वेव के रूप में। इसमें 3 तरह के तरंग निकलते हैं। पी सबसे पहले पहुंचेगा इसलिए प्राइमरी नाम दे दिया गया, एस सेकेंडरी, सेकंड में पहुंचा, और लास्ट में पहुंचा एल तरंग। इसे लव तरंग कहते हैं क्योंकि इसकी खोज एचडी लव ने किया था। तो भूकंप से निकलने वाले कुल 3 तरंग होते हैं। अब इसमें कई चीजें आपको समझना पड़ेगा, किसका आयाम ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, किसकी स्पीड ज्यादा, किसका घनत्व, मतलब हर चीज को समझिए आप। देखिए, प्राइमरी वेव का जो स्पीड होता है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर चली जाती है। और जो सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंगे होती है उसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और जो लव तरंगे होती हैं, एल तरंग, उसकी जो स्पीड होती है वो 1.5 किलोमीटर होती है। अब नुकसान सबसे ज्यादा इसी से होता है जिसका स्पीड कम होता है, और सबसे कम नुकसान प्राइमरी से होता है क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। क्षति इससे सबसे कम होता है, इससे क्षति सबसे ज्यादा होता है। ये तो बीच वाला है तो बीच में रहेगा। अब आपके मन में आएगा इससे सबसे तेज है तो सबसे ज्यादा क्षति करना चाहिए। इसको नॉर्मल भाषा में समझिए। आप जब किसी से दिल लगाते हैं तो अगर मान लीजिए किसी से आप दिल लगाने गए और बहुत हाई स्पीड में दिल लग गया, एक के बार मुलाकात हुआ, तुरंत फोन नंबर मिल गया, 1-2 दिन बात हुआ, बहुत अच्छा, तब तक आप देखें कि ले भाई साहब 2 बजे रतिया कि उसका मोबाइल बिजी आ रहा है, तो आपको एगो क्षति होगा ना, बहुत तकलीफ होगा। लेकिन इससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, कहेंगे 2 दिन तो हुआ था मिलते हुए, जाओ है आओ जाओ, तो इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर उसके आने की स्पीड, जिससे दिल लगा रहे हैं, उसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, धीरे धीरे आएगा। मान के चलिए कि एक थोड़ा सा पीछा किए, घर कहाँ है, भाई क्या करता है, ये क्या करता है, 2-3 महीना का समय लग गया, अब बड़ी मुश्किल से नंबर मिला और 2-3 महीना बात हो गया, तब जाके पता चला ससुरा दूसरे से फसल है, तो इसके तुलना में इसमें क्षति ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपने ज़्यादा वक्त दिया है, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड से आप आगे बढ़े थे, तो तकलीफ थोड़ा ज़्यादा होगा दिल टूटने पर। अब बात करते हैं लव। 90 से पता है लव, इसकी स्पीड सबसे कम है। अब कल्पना कीजिए कि आप मैट्रिक साथ है पढ़े थे, देखते थे इधर से उधर, बात नहीं कर पाते थे, फिर इंटर भी साथ पढ़े थे, इंटर पास हो गए तो दोनों लोग तैयारी करने निकले लोग कि हम लोग तैयारी किया जाएगा। 2-3 साल का लंबा मेहनत हुआ
तब जाके आप दोनों लोग में बात बनी, बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़े लोग, और उसके बाद एक दो तीन साल ऐसे आप लोग में दोस्ती आगे बढ़ी, और तब तक पता चला किसी दूसरे के मोटरसाइकिल पे आप घूमते देख लिए, तब जो मारेगा क्षति ना भयानक क्षति होगा, एकदम लाइफ खराब कर देता है। यही सब गाना सुनता है, सब जग सुना सुना लागे, अरे बकलवा सब। सबसे भयानक क्षति एल तरंग से होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लव। हालांकि इसकी वैज्ञानिक का नाम था लव, HD लव। अब समझ में आ गया ना, तो जितनी धीरे स्पीड आएगा उतने ज़्यादा क्षति होगा। तो वही अच्छा है जो पहले लात खा गया और उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, और जिनको एल तरंग मारता है ना बेचारा सुसाइड कर लेता है, बकलोल होता है सब। अरे कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। इस सब में ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब सेकेंडरी चीज़ है लाइफ के। तो आप स्पीड समझ गए, जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा, आओ सनम जाओ सनम, कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे आएगा तो जाएगा तो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये कौन कहाँ जा सकता है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में जा सकता है। देखिए ये गैस में तो जाएगा, मान लीजिए हवा में भूकंप की तरंग घूम रही है तो हवा में हिला दो भाई हवा से, उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मेन जो देखा जाता है वो ठोस और द्रव को देखा जाता है। तो ये तीनों में जा सकती है। जबकि आप सेकेंडरी यानी गौण तरंगों की बात करेंगे, द्वितीयक तरंगों की, ये ठोस में जा सकता है लेकिन द्रव में नहीं जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये जो तरंग है क्या यह पृथ्वी के मेंटल भाग में जा सकती है, कोर में जा सकता है। तो कोर तो द्रव अवस्था में, पृथ्वी का बीच वाला भाग कोर द्रव अवस्था में, तो उसमें तो ये जा ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ देखिए ये मेंटल से भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसकी तरंगे इधर भी तो जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, नीचे भी तो आएंगी ना, ऐसे भूकंप इधर भी तो जाएगा तरंग, ऐसा थोड़ी है कि केवल ऊपर ही आएगा। तो जो पी तरंगे होती हैं वो इस कोर को होकर पार कर सकती है क्योंकि वो द्रव में भी जा सकती है, लेकिन एस तरंगे पृथ्वी का जो सेंटर वाला भाग है उसको पार नहीं कर सकती है। जब तरंग उत्पन्न होती है ना तो इस जैसे यहाँ पे इसका फोकस है तो ये वाले एपी सेंटर पे ज्यादा तगड़ा मारेगा, और इधर गया तो यहाँ जाते जाते तो इसकी पावर खत्म हो जाता है। तो ये वाला जो होता है, ये देखिए आप ऐसा नहीं है कि सोचिएगा कि भूकंप उत्पन्न हुआ तो केवल इस डायरेक्शन में जाता है, वो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये वाला द्रव में ना जाने की वजह से कोर में नहीं जा पाता है। और जबकि एल तरंग जो होता है ये पृथ्वी का जो बाहरी परत है ना, धरातल जिसमें हम लोग चलते हैं, ये मेन धरातल पे ही जाता है, इसलिए इसे धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है क्योंकि नीचे तो कोई रहता नहीं, जो धरातल पे रहेगा उसी पे ये ज्यादा क्षति पहुंचाता है। एक और समझिए कि ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल को कहते हैं अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मतलब होता है सीधा एकदम निकल जाना, सीधे निकल जाएगा तो अनुदैर्घ्य होता है। यानी जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। हालांकि फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि ध्वनि तरंगे 3 कंडीशन में अनुदैर्घ्य होती है, 2 कंडीशन में अनुप्रस्थ होती है, इसलिए इसको ध्वनि को दोनों में रखा जाता है। तो ये जो तरंगे होती है ना पी, ये अनुदैर्घ्य होती है, सीधे निकल जाती हैं और ये ध्वनि के समानता रखती है, ऐसे सीधे निकल जाती है। लेकिन अगर एस तरंग की बात करिएगा तो एस तरंग ट्रांसवर्स होती है यानी अनुप्रस्थ, इस तरह चलती है। जैसे आदमी कैसे पैर उठा उठा चलता है, तो उठा के चलिएगा तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ। अब आदमी का मान लीजिए चप्पल का फीता टूट गया तो इसे घसटाते हुए चलता है, ऐसे तब वो हो गया अनुदैर्घ्य। यानी ऐसे चलेंगे तो अनुदैर्घ्य। और जैसे ट्रेन चलती है अनुदैर्घ्य, उठ के चलती है ऐसे, और घोड़ा दौड़ता है अनुप्रस्थ, ऐसे तो उठ के ऐसे चलेगा तो अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश भी जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों की तरह चलती है, ये फिजिक्स में आपको समझाएंगे। अब ये जो होती है ना, ये अनुप्रस्थ के समान ही समानता रखती है एल तरंगे, लेकिन ये ज्यादा घातक हो जाती हैं सब। यहाँ आप इमेज में देखिए कि ये सीधे निकल गई तो ये पी वेव्स है। अब ये जो ऐसे जा रहा है ये एस वेव है, ये इस तरह से जा रहा है, और एल वेव भी वैसे ही जाता है लेकिन कुछ ज्यादा ही हिला देता है, इसलिए इससे ज्यादा क्षति हो जाती है। इसे हिंदी में प्राथमिक कहते हैं, इसे हिंदी में द्वितीयक या गौण कहते हैं, और ये तो है धरातल पे चलने के कारण इसे हम धरातलीय तरंग के नाम से जानते हैं। अब जो नया डिजाइन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको समझिए। अब वो वेव से पूछ देता है। तो पी वेव जो होती है वो बहुत घनी होती है, जैसे देखिए ये है पी वेव, और एस वेव जो होती है वो लंबी थोड़ी हो जाती है, और एल वेव और लंबा हो जाता है। इस हिसाब से आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है कि आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम बताइए तीनों का। तो आवृत्ति जो है वो संख्या को गिनता है, एक समान समय में कितनी संख्या की तरंगे उसे गिनता है। तो इसमें संख्या गिने ना ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी आवृत्ति ज्यादा संख्या में है। तो यहाँ हम स्पष्ट लिख दिए आवृत्ति यानी संख्या ज्यादा होती है पी वेव का। लेकिन अगर एस वेव का देखिएगा तो इसकी संख्या कम होती है, 1 2 3 4 5 6 ही है, तो इसकी आवृत्ति यानी संख्या औसत है, मतलब इन दोनों के बीच में रहती है। जबकि अगर एल वेव जो ज्यादा क्षति पहुंचा रही थी उसकी संख्या ही कम मिलेगी, 1 2 3 और लगभग 4 मिलेगा। तो इसकी जो आवृत्ति यानी संख्या ये
सबसे कम होती है। अब बात करते हैं वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य की। तो वेवलेंथ जो है वो दूरी को दर्शाता है। दूरी मतलब लंबाई, छोटी सी लंबाई रहेगी तो लंबाई कहते हैं, लंबाई बहुत बढ़ गया तो दूरी बताता है। तो ये जो है ये दूरी बता रहा है। तो देखिए, तो एक तरंग से दूसरे तरंग के बीच में इतनी ही दूरी दिख रही है, तो इसकी जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, जबकि उससे ज्यादा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ यानी दूरी यानी तरंग की लंबाई, ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए लंबाई इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये दोनों के बीच में, तो ये तो सब में मिडिल में ही आएगा। जबकि आप एल वेव की बात करेंगे तो एल वेव का जो तरंगदैर्घ्य होता है, दूरी होती है, वो सबसे ज्यादा होता है। देखिए इतनी दूरी है इसमें सबसे ज्यादा दूरी होता है। तो इमेज से समझिएगा, ड्रॉ करने के लिए आप सिंपल सा क्या करिएगा, इसे PSL लिखिएगा, पहले छोटा छोटा फिर उससे बड़ा फिर एकदम बड़ा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसके हिसाब से आप समझ जाइएगा। अब समझते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम को। तो आयाम का सेंस होता है ऊंचाई, तरंग कितना ऊंचा है उसे हम आयाम कहते हैं। तो इसकी ऊंचाई देखिए कम है, इसकी ऊंचाई उससे थोड़ा सा ज्यादा है। जबकि अगर एल वेव की ऊंचाई देखिएगा तो इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक होता है। आयाम ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हिला देता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उसको मान लीजिए आप धीरे धीरे इसे तमाचा मारिएगा, छोटा छोटा आयाम से, अरे 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 इसे मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तनी सा आयाम बढ़ा कर इसे मारिए, बहुत तेज लगेगा। एल तरंग की तरह आयाम बढ़ाइए, इतना हचाक दे मार दीजिए, इसे मुड़िए टूट जाएगा उसका। तो एल वेव क्यों खतरनाक होती है ये आप एकदम अच्छा से समझ गए। एक तो ये हचाक से बहुत लंबा लंबा वेव मारती है और उससे बहुत धीमे गति से आती है, एकदम अच्छा से झकझोर के बिल्डिंग को जाता है। और ये वाला आता है बिल्डिंग में जो हिला के चल जाता है, ये तो पूरा बढ़िया से अस्थिर हिलाता है, ऐसे जुड़ा गिर। तो अभी के जो एग्जाम्स है उसमें ये सब क्वेश्चन से ज्यादा पूछ रहा है। आप पुरनका रट के जाइएगा तो फिर फेल होके आएंगे। भूकंप के कारण देखिए, भूकंप का पहला कारण जो होता है नवीन वलित पर्वत। वलित पर्वत जो मुड़ के ऐसे बना है, फोल्डेड माउंटेन है। हालांकि ये कोई खास कारण नहीं है, ये मेन कारण है प्लेट टेक्टोनिक का। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है प्लेट, विनाशीय प्लेट का किनारा। हैरी हैस ने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। प्लेट क्या होता है कि हम लोग जिस जमीन पे खड़े हैं, ये जमीन बहुत मोटी है। जैसे आप अपने घर में 2 मंजिला 3 मंजिला पे खड़े होते हैं ना, तो आप लिंटर की ढलैया पे खड़े होते हैं, जो महज 4 से 6 इंच का ढलैया होता है, उस पर आपका पूरा घर रोक लेता है। तो जिस पृथ्वी पे खड़े हैं ना, ये भी एक ढलैया मिट्टी का है, और वो कितना मोटा है पता है? 100 किलोमीटर मोटा है। और जहां थोड़ा सा गहरा है उसके ऊपर पानी भर गया तो समुद्र हो गया। तो समुद्र जो दिख रहा है वो भी एक जमीन का हिस्सा है। 100 किलोमीटर ऊंचा जमीन है, उसमें थोड़ा सा ऊपर से धंसा दीजिए, समुद्र की गहराई कितनी होती है? 10 मैक्सिमम गहरा हो गया मारियाना ट्रंच 11 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर से ऊपर से धंसा दीजिए 11, तो उसमें पानी भर जाएगा तो समुद्र हो जाएगा। और नहीं तो उसके नीचे तो पूरा मिट्टी है, तो लिथोस्फीयर का निर्माण कर देते हैं। तो हम लोग जिस पर खड़े हैं वो भी प्लेट है जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। और ये प्लेट दूसरे प्लेट से जैसे टकराएंगे ना, तब आपका वहां आ जाएगा भूकंप। हम ये प्लेट को आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देकर समझाएंगे कैसे टकराते हैं सब 3D में। तो यहाँ मान लीजिए ये ब्लैक वाला एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये दोनों इधर आके टकराएंगे तो इसी किनारे पे ना भूकंप की संभावना ज्यादा रहेगी। तो जहां टकराने वाले किनारे रहते हैं उस किनारे को कहते हैं विनाशीय कगार, यहां भूकंप ज्यादा आते हैं। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। प्लेट अगर आपस में आके सटेंगे तो उसे कहते हैं अभिसरण, ये ज्यादा डेंजर होता है। अब प्लेट अगर दूर हटेंगे तो इसे कहते हैं अवसरण। अवसरण में जैसे जैसे प्लेट हटेगा ना, तो पृथ्वी के अंदर का ज्वालामुखी का मैग्मा धड़धड़ा के बाहर आ जाएगा। तो जब दूर हटता है तो उससे ज्वालामुखी आते हैं, वो भूकंप के लिए नॉर्मल माना जाता है। जबकि ज्यादा खतरनाक होता है प्लेटों का अभिसरण, खतरनाक होता है। जहां प्लेट टकराएंगे वहां भूकंप ज्यादा आएगा। अब इसी का सिद्धांत दिया था रीड महोदय ने। रीड ने दिया था प्रत्यास्थ प्रचलन सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो इसकी एक क्षमता होती है, कितना भी खींच दीजिएगा इसे दूर हटाने के लिए तो टूटेगा नहीं, लेकिन एक मैक्सिमम क्षमता के बाद ये टूट जाएगा, तब भूकंप आएंगे। या आपस में सटाइएगा तो ये मुड़ेंगे नहीं, इनके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है, लेकिन उससे ज्यादा ढकेल दीजिएगा तो ये मुड़ जाते हैं, जिससे कि भूकंप आ जाते हैं। तो ये रीड का सिद्धांत कई बार पूछा है कि रीड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप इतिहास भूगोल में चल जाता है, तो ये भूकंप से संबंधित है। अब मान लीजिए कि जहां
दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं और उसी के ऊपर आप बिल्डिंग बना दीजिए तो मानव जनित कारण हो जाएंगे भाई, वहां बनाने की क्या जरूरत है। अब मान लीजिए अंटार्कटिका में भूकंप आएगा तो हमको क्या मतलब है भाई साहब वहां भूकंप आए चाहे नहीं है। भूकंप तभी खतरनाक होता है जब उसका मानव पर प्रभाव पड़े, मानव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव तो जानबूझ के भूकंप का कारण बन रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक संवेदनशील विनाशी एरिया वहीं पे आप जाके बांध बना दीजिए, सड़क बना दीजिए तो टूटबे करेगा। भूकंप चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और खान साहब ने ये सॉरी खत्म नहीं हुई, वीडियो स्टॉप कर दी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। इसका अगला पार्ट अगर बोलेंगे तो उस पर भी हो जाएगा। तो ये आजकल जो है तुर्की में भाई भूकंप आया जिसकी वजह से ना काफ़ी लॉस हो चुका है, और तुर्की में और शाम में सीरिया जिसको बोलते हैं, तो काफ़ी लॉस हुआ है। और जो हमने पढ़ा था कि जब लावा अंदर से फटता है तो उस वक्त जो है जलजले आते हैं, इस तरह का माहौल होता है। शुरू में जब 5वीं 6वीं प्लेट्स के बारे प्लेट्स के बारे में मतलब वो हमें इतना याद तो नहीं था ना कि जो प्लेट्स हैं हिलती हैं तो जिसकी वजह से टकराती हैं आपस में तो हो जाता है, ये जलजला आता है। तो ये जो भाई साहब जो बताया कि पहले जिस तरह सर ने बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी और लव जो है वो अच्छे अंदाज में समझाया है कि लास्ट बाद में लव कहा, अच्छा लास्ट का तो जो लास्ट जो है वो जो समझाया ना वो अच्छे से समझ आई भाई कि जो पहले की स्पीड थी 6 किलोमीटर थी, 6 किलोमीटर पर सेकंड, और जो दूसरा सेकेंडरी था उसकी जो थी 3.5 किलोमीटर, और जो लास्ट वाला था उसकी 1.5 किलोमीटर थी। तो जो तरंगे होती मतलब ये कि जो ज्यादा स्पीड से जाता है उसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मली होता है उसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और जो मेन सबसे ज्यादा बड़ा जो होता है वो नुकसान तो भाई वो लॉस्ट वो तो मतलब बिल्डिंग को ऐसे झूले देता है ना कि गिरो, उसकी तुम वेव गिरो, बड़ी होती तुम है। गिरोगी तो मैं जाऊंगा, सही बात है। गिरो। तो जैसे जैसे वेव्स बड़ी होगी वैसे वैसे जो है ना वो झटके बड़े होते जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि हमारे पास इतने हर बंदे के पास देखा जाए तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी तो है नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर तो सारा कुछ है। मतलब कि अभी तक दुनिया में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आई कि इसको रोका जा सके। पता तो चल जाता है, रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन तो पता ही चलता है ना, मतलब पेश गोई होती है कि फलां इलाके में इस वक्त हो सकता है। लेकिन ये रिक्वेस्ट भी की थी उसने, रूस का एक मैच उसने बोला था कि इस एरिया के अंदर ना ये इस तरह का ये अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन जब उसने पेश की उसके जल्जले के बाद ही उसकी जो है ना पेश गोई वो सीरियस लिया गया। बहुत सारी भविष्यवाणियां करते हैं, वो 2012 की भविष्यवाणी थी, वो भी बंदे जो खबरों के ऊपर अभी दुनिया में कोई बड़ा ही काम होने वाला है। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बाहर वाले कंट्री के अंदर वो समंदर के ऊपर नहा रहे थे, एक बच्चा उसने इस तरह का टॉपिक पढ़ा था, उसको ना महसूस हुआ भी इस तरह की आफत आने वाली, उसने अपने घर वालों को उधर से निकाल दिया था और बाद में वही अर्थक्वेक आया था और उस बच्चे की वजह से कहीं की जाने बची थी। चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जो अभी जो है मेरे ख्याल में आजकल जो रिसर्च हो रही है सबसे ज्यादा कि कुछ ऐसे सैटेलाइट जो हैं ऐसी जो है ज़मीन की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं, तो जो पता चल जाएगा कि कहाँ पर जो है जल्जला आ सकता है, इस तरह की जो चीज़ें फ्यूचर में पता लग सकता है। तो अगर पहले से ही पता हो कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वो जल्जले आते हैं या भूकंप आते हैं, तो बंदा उस एरिया से बंदा वैसे ही हट जाए कि भाई इसको खाली रहने दे। खाली होगी जहाँ पर लोग नहीं होंगे वहाँ पर आ भी जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब आ जाए वहाँ पर ही बंदा बिल्डिंग जिस तरह तुर्की में सैकड़ों बिल्डिंगें जो है वो ऐसे ही गिर गई, और तो अब जो है वो बोल रहे हैं कि ये जो भूकंप आया ये जो बिल्डिंग थी ये नाकस मटेरियल लगा हुआ था। और 11-12 भाई साहब नाकस अच्छा भी लगा होता तो जिस तरह 110-12 जो है ना जो है बिल्डिंगें बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर उसको धर लिया गया है। भाई साहब ये नुकसान होना था, जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आगे से भाई साहब कुछ अच्छा उपाय तो कर सकते हैं ना, मजबूती तो लेकर आ सकते हैं ना। तो मतलब कैसी बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें ताकत ज्यादा हो, इस तरह के अर्थक्वेक को सहने की। इंडिया और पाकिस्तान का भी बोला गया यहाँ पर भी आने के चांसेस हैं। तो ये जब नीचे से निकलता है तो भाई साहब मेन फोकस होता है इसका सीधा टारगेट, और इसकी जो वेव्स होती है वो चारों तरफ
गोल देने में सरफस के ऊपर ज्यादा नुकसान आस्ते आस्ते जैसे सरफस एरिया बढ़ता है उसमें बढ़ता जाता है, सही कम बात है, होता वैसे है। कम होता अच्छा जाता तारक भाई, वो एक मेरी तुझसे बहस हो गई थी, तुम बोल रहे थे हो सकता है ये अमेरिका का आते हैं। हाँ खबरें सुनी है भाई ऐसी। मैंने कहा यार ये कंट्रोल नहीं हो सकता इंसान नहीं के पास अमेरिका, मैंने तो नहीं बोला अमेरिका कहा था। पाकिस्तान में ऐसी खबरें चली हुई हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे होते हैं वो बारिश लेकर आ सकते हैं ऐसे, लेकिन इस तरह के जो जलतला है ना तो पूरी जमीन हिला देना। लेकिन मैंने कहा था ये अगर वो किसी को इधर पता- ईरान तुर्की के ऊपर का भाई साहब उसका दुश्मन है चाइना, तो भाई उधर लेकर आए चाइना साफ आस्ती से इसराइल, उसको पिटा दीजिए। दूसरा रूस है, फिर उधर लेकर आ जाए। यही बात है। तो ऐसी चीजें जो मुमकिन नहीं, क्योंकि पूरी जमीन को हिलाना इस तरह ये आम नहीं। अगर कोई बंदा धमाके के एटम उटम इस्तेमाल करके वो धमाके कर ले तो वो अलग बात है, लेकिन ये इस तरह जो भूकंप आना ये तो भाई 15 पता चल जाता है भूकंप है या एटम बम इस्तेमाल किया गया। अच्छा इसका जानवरों को कुछ ज्यादा पता चल जाता है जो अंडरग्राउंड होते हैं, जेर जमीन जो रहते हैं। पता नहीं भाई, सुनने में मतलब कि सुनने में ही है सुनने ना। में ऐसे ही सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी तुम्हें बातें मिल जाएंगी। वो ये सच कुत्तों का की बताया बहुत गया कि सच उनको है। पहले पता चल, क्योंकि वो कान जमीन के साथ लगा के सो रहे होते हैं उनको, ये बस ऐसे बातें हैं। बातें लेकिन ख्याल वो आजकल रखनी तो भाई है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज हो चुकी है, बिल्कुल। वो पहले ही उनसे भी ज्यादा पता चल जाता है। तो ठीक है भाई, काफी जो चीजें सीखने को मिली, ऐसी जो चीजें जो हमें भाई इतना पहले पता नहीं था, वो छोटे हुए पढ़ा था भी था, लेकिन वो भूल चुके थे। और इसका अगला पार्ट जो है उसमें भी काफी जो चीजें वो भी सीखने को मिलेगी कि किस तरह लहरें बनती है तिरंगे, और ऊपर हाइट उनकी और फासला दरमियानी सारा कुछ जो है वो पता चला आज। तो ठीक है, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।